नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं विराम चिन्हों के बारे में। तो विराम चिन्ह से एक प्रश्न आपका एमपी टेट 2011 में आया हुआ है, वहीं से इस टॉपिक को मैंने उठाया है। तो बात करते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इसका अर्थ। से पहले बात करेंगे विराम के अर्थ को लेकर। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो विराम चिन्ह का अर्थ होता है वो होता है रुकना या फिर ठहरना। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं या फिर हम उस वाक्य को जब बोलते हैं तो बोलते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है, जिससे उस वाक्य का जो अर्थ होता है वो स्पष्ट हो पाता है और कहीं कहीं उतार चढ़ाव भी रहता है। तो उस उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं और उससे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। इन विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य में या फिर अंत में किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि जो आपके विराम चिन्ह है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है रुकना या फिर ठहरना। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो विराम चिन्ह है इसका प्रयोग या तो बीच में होता है या फिर अंत में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी 20 मानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण के जो विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो इन्होंने 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरु पूर्ण विराम, जो आपका ये वाला चिन्ह है, ये है आपका पूर्ण विराम, खड़ी पाई जिसको बोलते हैं, तो वही है आपका पूर्ण विराम। इसको छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। तो जो आपका पूर्ण विराम है, केवल इसको छोड़कर और बाकी के जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। कौन? कामता प्रसाद जी। और कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, तो वो मानी है 20। नेक्स्ट बात करते हैं विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में। तो विराम चिन्ह के प्रकार या फिर हम कहें भेद कितने हैं। तो सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम। जो ये खड़ी पाई है इसे ही बोलते हैं पूर्ण विराम। तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। तो जो आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो वाक्य के अंत में किया जाता है। जब हम पूरा सेंटेंस एक बार बोल लेते हैं तो अंत में उसका यूज किया जाता है। जैसे कि राम गया, तो राम गया, गया के बाद हम यहाँ पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो पूर्ण चिन्ह का प्रयोग दो जगह नहीं किया जाता है। वो है आपका पहला प्रश्न सूचक और दूसरा है आपका विस्मयादि बोधक। जो आपका प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है और विस्मयादि वाला जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। तो इन दोनों ही चिन्हों में के वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो जब भी आपको प्रश्न सूचक प्रश्न मिले या फिर विस्मयादि वाले जो प्रश्न मिले आश्चर्यचकित करने वाले, तो वहाँ आपका पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं पूर्ण विराम के ही। जैसे श्याम ने खाना खा लिया है, तो श्याम ने खाना खा लिया है मतलब काम पूरा हो चुका है। जब काम पूरा हो चुका है या फिर हो गया है तभी हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राम ने क्या है, खाना खा लिया है, इसीलिए यहाँ अंत में ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से है वह कल आएगा, वह कल आएगा, ये निश्चित है कि वह कल आएगा, तो इसीलिए आएगा के अंत में ये पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है तुम घर चले जाओ, तो यहाँ जो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है, इसीलिए यहाँ अंत में भी क्या है आपका पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और इसका प्रयोग हमेशा सेंटेंस के अंत में ही होता है। और जो आपका पूर्ण विराम चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, तो प्रश्न सूचक चिन्हों में और विस्मयादि सूचक चिन्हों में जो होता है वहाँ आपका पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध विराम चिन्ह की। तो अर्ध विराम चिन्ह जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, अर्ध विराम चिन्ह मतलब आधा चिन्ह। तो देखिए ऊपर तो बिंदी है और नीचे क्या है, इस प्रकार से कुछ कॉमा टाइप का है, तो बीच में जो ये गैप है ये वाला, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अर्ध विराम। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि अर्ध विराम का मतलब अर्ध विराम चिन्ह को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए, तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है जब आप किसी वाक्य को बोलते हैं तो जब बीच में आप थोड़ा सा रुकते हैं और फिर उस वाक्य को आगे बोलते हैं, मतलब आप उस वाक्य को अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, वाक्य वो जो आपका सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट करना है, लेकिन बीच में आप जब थोड़ा सा गैप लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, तो वहीं आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा रुकना हो या फिर विराम लेना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो, कहने का मतलब है कि जब आप पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो अंत में करते हैं, और जो अल्प विराम है इसका प्रयोग आपका बीच में होता है। तो जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े और जो अल्प विराम है उससे ज़्यादा रुकना पड़े, ठहरना पड़े, तो वहीं आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो देखिए जैसे हमने ऊपर बात की कि जो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो हम बीच में करते हैं और सेंटेंस खत्म हुआ नहीं है, सेंटेंस तो आगे अभी और है, लेकिन बीच में हम थोड़ा सा रुक गए, तो वहीं आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस से पता चल रहा है कि राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ हम रुके थोड़ा, फिर इसके बाद बोले किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। तो जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, यहाँ आप रोके थोड़ा सा, इसके बाद आप बोलेंगे
कि वही आस्तीन का सांप निकला। तो अगर हम एक बार में बोलें इससे कि जिससे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला, तो आप जब समझा के बाद थोड़ा सा रोके तो यही आपने क्या है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार ऊपर भी आपने बीच में ही क्या है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया था। तो अर्ध विराम का मतलब होता है आधा वाक्य, मतलब जिसमें बीच में गैप हो, जैसे यहाँ भी बीच में क्या है गैप है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्प विराम चिन्ह की। अल्प विराम, अब जो आपने अभी अर्ध विराम पढ़ा, अर्ध विराम का मतलब क्या बताया मैंने कि जो बीच में गैप रहता है, तो यहाँ से आपकी पहचान हो जाती है कि ये क्या है अर्ध विराम है, मतलब आधा चिन्ह। अब अल्प विराम, अब अल्प विराम में से ऊपर की बिंदी अगर आप हटा दें, ऊपर की बिंदी अगर आप हटा दें और नीचे का केवल कॉमा बचे तो वही आपका अल्प विराम चिन्ह होता है। और अगर बिंदी रख देंगे उसी के ऊपर तो वो क्या है आपका अर्ध विराम बन जाएगा। तो अल्प विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये याद रखने की ट्रिक है आपकी कि अगर इसमें आप बिंदी रख दोगे ऊपर यहाँ तो वो अर्ध विराम बन जाएगा, और अगर आप बिंदी को हटा दोगे तो वो आपका अल्प विराम का चिन्ह बन जाएगा। तो अल्प विराम क्या होता है, जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम लेना हो, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए जो अर्ध विराम चिन्ह है उससे आप ज़्यादा रुकते हैं, और जो पूर्ण विराम है उसमें आप कम रुकते हैं, तो वहीं आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अच्छे से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि श्याम जरा इधर आना, तो श्याम के बाद जब आप थोड़ा सा रुके, जैसे कि मैं बोलूँ श्याम जरा इधर आना, तो श्याम के बाद आप थोड़ी देर यहाँ रुके हो, तो जो आप थोड़ी देर रुके हो वहाँ क्या है आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो हाँ के बाद आप थोड़ा सा रुके हैं, इसके बाद आपने बोला मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ आपको जो ये चिन्ह दिए गए हैं, जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इनके चिन्हों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसका कौन सा चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। अब जो अल्प विराम चिन्ह है इसका प्रयोग आपका बहुत जगह होता है। जैसे कि अगर हम बात करें अंकों को लिखते समय, जब आप अंकों को लिखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो बीच में लगा है ये कॉमा, ये क्या है, इसे ही बोलते हैं क्या अल्प विराम। इसी प्रकार है आपका हाँ और नहीं के बाद, जैसे कि नहीं यह काम नहीं हो पाएगा, तो जब आप नहीं के बाद थोड़ा रोके हो तो वहीं आपका अल्प विराम लग जाएगा। तो जब भी हाँ या नहीं के बाद कोई सेंटेंस आए तो वहाँ आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। इसी प्रकार है आपका एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे कि भाग शेर आया। अब एक ही प्रकार का मतलब एक ही शब्द यूज हुआ है, एक ही प्रकार के शब्दों को हमने यहाँ यूज किया है और उसकी पुनरावृत्ति हो गई है, मतलब वही शब्द आपका रिपीट हो गया। जैसे यहाँ भाग दोबारा गया, लेकिन आगे वाला भाग का अर्थ अलग है और पीछे वाले भाग का अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। तो अगर हम यहाँ पढ़ें भाग शेर आ गया, तो इसका अर्थ अलग निकल रहा है और इसका अर्थ अलग निकल रहा है। तो
ऐसी जगह में भी आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद, जैसे कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो यहाँ क्या है, जब आप तारीख और महीने के नाम लिखते हैं तो उसके बाद भी आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 23 जनवरी, अब 23 जनवरी तो ये पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद आप अगर ये 1897 को लिखना चाहते हैं तो इसके पहले क्या है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग आपको करना होगा, तभी सेंटेंस आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन सी स्थितियों में। तो सबसे पहले हमने बात की अंकों को लिखते समय, फिर इसके बाद अगर हाँ या नहीं के बाद कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति होती है या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मतलब कॉमा का यूज करेंगे। और अगर तारीख या महीना लिखना हो तो वहाँ भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो अगर आपकी नाक में बिंदी रख दी जाए तो वही आपका प्रश्न चिन्ह बन जाता है। ये आपके याद रखने की ट्रिक हो गई। तो अगर आपकी नाक में बिंदी रख दी जाए तो वो आपकी क्या हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने का एक प्रकार से तरीका हो गया। अब प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न यानी सवाल के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, वहाँ वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि तुम तो यहाँ के नहीं लगते, क्या है, तुम तो यहाँ के नहीं लगते। अब यहाँ जो आपका यहाँ शब्द आया है इसकी वजह से यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह आया है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि तुम तो यहाँ के नहीं लगते, किसी से कोई प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार से है यह तो तुम्हारा घर नहीं है, किसी ने पूछ लिया कि यह तो तुम्हारा घर नहीं है। तो तुम्हारा की वजह से जो तुम्हारा शब्द है तो इसकी वजह से यहाँ आपका प्रश्न सूचक चिन्ह आया है। इसी प्रकार है तुम तो आज यहाँ के, इसी प्रकार से है तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे। तो तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, तो यहाँ जो शब्द आया है इसकी वजह से यहाँ प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम देखें कि प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किन किन शब्दों के बाद होता है, तो अधिकतर देखते हैं कि अगर क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, अगर ये शब्द आते हैं तब हम प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ तुम्हारा शब्द भी मिल जाए तो उसके बाद भी हम प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए अगर ये शब्द आए तो वहाँ आपका प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। और प्रश्न सूचक चिन्ह का जो प्रयोग है वो सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाता है कि यहाँ ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। जब प्रश्न पूछने की बात आती है तभी आपका प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और याद रखने के लिए आपके पास ये कुछ शब्द हो गए, जैसे कि क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे और किस लिए। और दो शब्द और हो गए यहाँ और तुम्हारा। जब भी ये वाले शब्द आए तब आपको प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल के, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ फिर से देखिए आप,
तुम्हारा नाम क्या है, कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ भी आपका प्रश्नसूचक चिन्ह आ गया। इसी प्रकार से है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तब वहाँ आपका प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से यहाँ और भी है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए। जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तब आपको अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है हमारा आश्चर्य चिन्ह, जिसे हम विस्मयादि चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है आपका आश्चर्य चिन्ह। तो ये होता है आपका आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि चिन्ह। तो क्या होता है ये विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों जैसे ओ, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश के अंत में आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको कुछ इस प्रकार के शब्द मिलेंगे तो इनके अंत में आपको आश्चर्य चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। जब भी आपको ओह मिले या फिर छी मिले या अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश, जब इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं तब आपको आश्चर्य या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाह, क्या सुहावना मौसम है। तो यहाँ क्या है, वाह, वाह के बाद ही आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, वाह, क्या आलीशान घर है। इसमें क्या बोला, आश्चर्य होकर बोला ना यहाँ कि वाह क्या आलीशान घर है, तो इसीलिए यहाँ वाह के बाद आपका ये चिन्ह आया है। इसी प्रकार से है, अरे तुम यहाँ, यहाँ भी क्या है आपका आश्चर्य वाली बात हो रही है कि अरे तुम यहाँ, ठीक है। तो ओह, अरे, वाह, अच्छा, अच्छी, जब इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे तभी आपको तुरंत उसके बाद ही आपको क्या है आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करना है। अब आप ऐसा नहीं है कि वाह यहाँ लिखा है और आप यहाँ अंत में इसका यूज कर ले तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको इन शब्दों के तुरंत बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर नेक्स्ट बात करें, ओह, यह तो उसके साथ बुरा हुआ, तो यहाँ भी आश्चर्य वाली बात हो रही है। इसी प्रकार से छी, कितनी गंदगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, छी, कितनी गंदगी है यहाँ। इसी प्रकार से ये हो गया, तो यहाँ भी आश्चर्य वाली बात हो रही है। इसी प्रकार से है आपका, अच्छा, ऐसा कहाँ उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, तो ये भी क्या है आश्चर्य वाली बात हो रही है कि ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने, तो यहाँ आश्चर्य वाली बात आ रही है। नेक्स्ट है आपका, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो यहाँ भी आश्चर्य वाली बात आ रही है। नेक्स्ट है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने, तो यहाँ भी आपका आश्चर्य की बात हो रही है। तो जब भी आश्चर्य वाली बात आए तो वहाँ आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है और शब्द के तुरंत बाद ही आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है, ना कि पूरे सेंटेंस के अंत में। नेक्स्ट बात करते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मतलब जिसे हम इंग्लिश में डैश के नाम से भी जानते हैं। निर्देशक चिन्ह कहे या फिर संयोजक चिन्ह या फिर इसी का एक और नाम है सामासिक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह,
इन तीनों नामों से ही इसे जाना जाता है। तो निर्देशक चिन्ह, जिसे संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 4 नाम हो गए और आपको ये चारों नाम ही याद रखना है। तो जो आपका संयोजक चिन्ह है, इसके जो 4 नाम हैं, निर्देशक चिन्ह, सामासिक चिन्ह, रेखा चिन्ह और संयोजक चिन्ह तो है ही। तो इन चारों नामों को आपको याद रखना है कि जो डैश होता है, इसे ही हम संयोजक चिन्ह, इसे ही निर्देशक चिन्ह, इसे ही सामासिक चिन्ह और इसे ही रेखा चिन्ह कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस दिशा में किया जाता है, तो बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए, जैसे प्रधान अध्यापक ने कहा, जब आपको किसी की बात को दर्शाना हो तब आप संयोजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे या फिर रेखा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि प्रधान अध्यापक ने कहा, अब क्या कहा, कल विद्यालय में अवकाश है। तो जब कोई बात कहता है, उस बात को दर्शाने के लिए हम संयोजक चिन्ह या फिर रेखा चिन्ह या निर्देशक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रधान अध्यापक ने कहा, अब कहा के बाद आपने क्या है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसके तुरंत बाद ही आपने यहाँ डैश का यूज किया है, डैश चिन्ह का यूज किया है, या फिर कहें रेखा चिन्ह का, या फिर सामासिक चिन्ह का, या संयोजक चिन्ह, या फिर निर्देशक चिन्ह। अब आप बोलेंगे कि बार बार क्यों बोल रही है ये चिन्ह मैडम, तो बार बार इसलिए बोल रहे हैं जिससे आपको जो ये चारों शब्द हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अर्थात एक ही शब्द के 2 बार लिखे जाने पर उनके मध्य यानी बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि 2-2 हाथ हो जाए। अब 2-2 एक शब्द क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2-2, तो इसके बीच में हमने क्या किया है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार है, 100 कोस तक पानी का नामो निशान न था। तो 100 इसके बीच में भी हमने संयोजक चिन्ह, रेखा चिन्ह या निर्देशक या फिर सामासिक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार है आपका, कभी कभी मैं ख्यालों में खो जाता हूँ। तो कभी कभी के बीच में हमने क्या है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो आपको याद रखना है यहाँ कि जब आप एक ही शब्द के 2 बार तो आपको याद रखना है कि जब भी आप एक ही शब्द को 2 बार लिखते हैं तो उसके बीच में आपको संयोजक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ हार जीत हो गई, अब हार जीत, तो इसके बीच में भी आपका क्या है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से खाया पिया, तो इसके बीच में भी आपका संयोजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका तुलनात्मक वाचक, सा सी से के पहले, जैसे कि झील सी आँखें। अब सा सी से जो ये शब्द है, सा सी से, इसके पहले भी हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे झील सी आँखें, अब सी के पहले हमने यहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार सागर सा हृदय, अब सा के पहले भी हमने यहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इसमें है चीते सी गति, अब चीते सी के पहले भी हमने यहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो एक बार देख लेते हैं कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब किसी की बात को आपको दर्शाना हो, जैसे प्रधान अध्यापक ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, या किसी और ने कहा,
तो जब आपको किसी की बात को दर्शाना हो तब आप संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जब एक शब्द को आप बार बार बोलते हो, मतलब 2 बार बोल देते हो, तो उसके बीच में भी आप संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे कि 2-2, 100-100, कभी कभी, हार जीत, खाया पिया, इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे वहाँ भी आपको संयोजक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से अगर तुलनावाचक कोई शब्द मिले जैसे कि सास सी से, इसके पहले भी आपको संयोजक चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कोष्टक। तो जो आपके कोष्टक होते हैं, तो कोष्टक कौन कौन से होते हैं? एक तो ये आपका छोटा वाला हो गया, ये छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, और ये वाला आपका सबसे छोटा वाला चिन्ह होता है। तो क्या होता है, ये कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतया वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। कोष्टक को लघु कोष्टक, मझला कोष्टक और दीर्घ कोष्टक भी कहते हैं। तो जो आपका ये वाला कोष्टक है, ये हमने पहले ही बता दिया आपका कि लघु कोष्टक है। अच्छा, ऊपर गलत बता दिया था, कोई नहीं। तो ये वाला जो आपका होता है ये लघु कोष्टक होता है, और ये वाला होता है, ये होता है आपका मझला कोष्टक, मतलब बीच वाला कोष्टक, और ये वाला होता है आपका सबसे बड़ा वाला कोष्टक। हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। अब जो आपका हिंदी साहित्य लिखा जाता है उसमें आपका लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है, इससे भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है, इनका उपयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है। बिल्कुल, इनका प्रयोग जोड़ी में ही होता है। अगर आप केवल इस प्रकार से चिन्ह लगा दें तो ये वाला चिन्ह आपका अधूरा होगा। इसीलिए इसका जो चिन्ह है पूरा यूज किया जाता है, मतलब जोड़ी से किया जाता है। आप केवल इसीलिए इसका प्रयोग जोड़ी से किया जाता है, मतलब ये और ये दोनों, ठीक है। जैसे कि दशहरे के अवसर पर दशानन यानी रावण के पुतले का दहन किया जाता है। तो यहाँ आपका दशानन, अब कोई ये नहीं जानता कि दशानन को ही रावण कहते हैं, तो इस शब्द के अर्थ को दर्शाने के लिए यहाँ क्या किया है, कोष्टक के अंदर रावण शब्द को लिखा गया है, जिससे आप पहचान सको कि जो रावण है उसे ही दशानन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार है आपके राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अब राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब इसे दर्शाने के लिए कि ये कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, ये दर्शाने के लिए आपने कोष्टक का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं किसी के नाम को दर्शाने के लिए, या फिर जो उसकी पदवी होती है उसे दर्शाने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह। इस चिन्ह को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चिन्ह आपका पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। तो अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह क्या होता है? किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देते हो तब आप अवतरण चिन्ह या फिर इसी का दूसरा नाम है उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो आपको ये गोदान शब्द को हाईलाइट करके दिखाना है कि जो गोदान शब्द है वो मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है।
मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आपको इस गोदाम शब्द को दर्शाने के लिए आपने यहाँ क्या है, अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य महाकाव्य है। अब इस महाकाव्य को दर्शाने के लिए आपने क्या है, यहाँ अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इसी में किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी के द्वारा भी जब कोई शब्द लिखा जाता है या कहा जाता है, उन शब्दों को जब आप ज्यों का त्यों लिखने की कोशिश करते हो तो वहाँ भी आप अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा, क्या कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो इस चीज को, इस सेंटेंस को दर्शाने के लिए क्या है, आपने अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका उपविराम या फिर अपूर्ण विराम चिन्ह। तो ये होता है आपका दो बिंदी जो इस प्रकार से रख दी जाती है, तो ये होता है आपका उपविराम या फिर अपूर्ण विराम चिन्ह। जो आपकी दो बिंदी रख दी जाती है एक के नीचे एक, वही होती है आपकी उपविराम या फिर अपूर्ण विराम चिन्ह। तो क्या होता है ये, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इस विज्ञान शब्द को अलग दर्शाने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग या फिर उपचिन्ह का प्रयोग किया है। तो ये होती है आपकी दोनों बिंदी को ही हम अपूर्ण विराम या फिर उप चिन्ह कहते हैं या फिर उप विराम चिन्ह कहते हैं। तो दोनों बिंदियों को दर्शाने के लिए ही इनका नाम ही क्या है, आपका उप विराम चिन्ह या फिर अपूर्ण विराम चिन्ह कहलाती है ये दोनों बिंदियां। नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह। जब आपको किसी की डिटेल देनी हो, जैसे कि अगर हम बात करें कि विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। तो जो आपका विवरण चिन्ह है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग आपका जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। तो कुछ नियम होंगे जिनका हमें पालन करना रहता है। जैसे कि सड़क के नियम अलग होते हैं, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो उसकी डिटेल जब आपने दी कि ये वाले नियम है, इनका आपको पालन करना है, तो वहीं आपका क्या है, विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ बोला आपने, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, तो कुछ नियम दे दिए जाते हैं नीचे और पालन करने के बाद आपको ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। इस प्रकार से जब हम कह देते हैं तो मतलब आगे, इसके आगे अभी बहुत सारा लिखा जाएगा। तो जब आप किसी चीज़ की डिटेल देते हैं, किसी चीज़ को डिटेल में समझाना होता है, उसके पहले आप क्या है, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह।
अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या है, नीचे लगता है, जैसे ये डबल कॉमा आपका नीचे आ गया, ये वाले चिन्ह जो है ये होता है आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। और जो आपका अवतरण चिन्ह था वो आपका ऊपर था, ऊपर सिंगल कॉमा वाला भी था और डबल कॉमा वाला भी था, जिसे हम अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह कहते हैं। तो जो आपका अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह और दूसरा आपका हो गया पुनरुक्ति चिन्ह, इन दोनों में ही आपको अंतर करके समझना होगा, नहीं तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर अवतरण वाला बोलें तो अवतरण मतलब किसी का अवतार हुआ, अवतार कहाँ से होगा, ऊपर से होगा, ठीक है। और पुनरुक्ति कहाँ से होगी, नीचे से होगी। इस प्रकार से आपको याद रखना कि अगर अवतरण आए मतलब कि ऊपर से अवतार होगा तो ये ऊपर लगता है, और अगर पुनरुक्ति वाला बोले तो आपको इस प्रकार से नीचे लगाना है। तो ये हो गई आपके याद रखने के ट्रिक। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं। तो इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं कि किसी, जब आप वाक्य को लिखते हैं या फिर वाक्य के अंश को दोबारा आपको ना लिखना पड़े, उस समय को बचाने के लिए आप क्या है, या फिर सेंटेंस को आपको ना लिखना पड़े, उसकी जगह आप पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दानकर्ता का नाम, दानकर्ता का नाम यहाँ है राम, श्याम, प्रकाश, आकाश। अब इन्होंने कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपये। 100 रुपये श्याम ने भी दिए, 100 रुपये प्रकाश ने भी दिए, लेकिन यहाँ आप क्या है, श्याम के 100 रुपये नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हो, यहाँ ये चिन्ह लगा रहे हो, पुनरुक्ति चिन्ह का आप प्रयोग कर रहे हो कि जो 100 रुपये राम ने दिए वही 100 रुपये श्याम ने भी दिए हैं, केवल आपने अंकों में यहाँ लिखा नहीं है, चिन्ह का प्रयोग किया है, अंक की जगह आपने उस चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर आकाश ने 50 दिए, इसीलिए यहाँ 50 लिखे हैं, लेकिन जब राम ने 100 दिए, श्याम ने भी 100 दिए और प्रकाश ने भी 100 दिए, तो यहाँ 2 बार 100 लिखने की जगह क्या है, आपने पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब हुआ कि श्याम ने भी 100 रुपये दिए हैं और प्रकाश ने भी 100 रुपये ही दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाघव चिन्ह की। तो लाघव चिन्ह, ये छोटा सा शून्य बना देते हैं तो वही आपका लाघव चिन्ह होता है। जैसे कि बात करें कि क्या होता है ये लाघव चिन्ह, तो किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब कोई शब्द है, उसको आपको छोटा रूप देना है, उसी शब्द का छोटा रूप देना है, तो उसके लिए आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, अब डॉक्टर शब्द को आपको लिखना है, लेकिन अगर आप डा बना के और ये बिंदी रख देंगे, इसका मतलब हुआ कि ये डॉक्टर लिखा हुआ है, समझने वाला समझ जाता है, क्योंकि यहाँ आपने लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से प्रोफेसर शब्द पूरा ना लिख के आप क्या करते हो, प्रो बना के और बिंदी रख देते हो या छोटा सा शून्य बना देते हो, तो वही आपका लाघव चिन्ह होता है। इसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश पूरा ना लिख के उसके बाद आपने छोटा सा शून्य बना दिया और प्रा लिख के छोटा सा शून्य बना दिया, इसका मतलब हुआ कि ये क्या लिखा है, ये आपका उत्तर प्रदेश लिखा है। तो इन चिन्हों का प्रयोग करके आप किसी भी शब्द को पूरा ना लिख के छोटे रूप में आप उसे लिख सकते हैं, इसीलिए आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोप चिन्ह की। लोप चिन्ह क्या होते हैं, तो लोप चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, एक तो ये बिंदी टाइप का ये वाला हो गया और एक ये हो गया आपका प्लस वाला चिन्ह। तो जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, यह लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको कोई वाक्य
या फिर अनुच्छेद में कुछ अंश बीच में छोड़ना हो, फिर आगे का सेंटेंस लिखना हो, तो वहाँ आप लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं टिकट ले आऊँगा पर के बाद पता नहीं क्या ले बोलना था, तो वहाँ आपको छोड़ना है उस शब्द को, फिर आगे फिर से बोलना है कि मैं साथ नहीं चलूँगा। मैं टिकट ले आया हूँ पर मैं साथ नहीं चलूँगा। अब यहाँ आपने जो गैप दिया है, अंश छोड़ा है थोड़ा सा, तो वहीं आपने क्या है, लोप चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आपने लोप चिन्ह का प्रयोग करना भी सीख गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ चिन्ह। दीर्घ चिन्ह आपका कुछ इस प्रकार से होता है। एस टाइप का जो होता है वही आपका दीर्घ चिन्ह होता है। तो क्या होता है दीर्घ चिन्ह, जानते हैं कि जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वहाँ आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, कै, को, क और लघु मात्रा का, की, कु को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम छंद में बात करें तो छंद में जो दीर्घ मात्रा होती है और लघु मात्रा होती है, उन मात्राओं को दर्शाने के लिए हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखत भृगुपति बेसु कराला। अब इनकी मात्रा को, जो आपकी लघु मात्रा है और दीर्घ मात्रा है, उनको दर्शाने के लिए आप यहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका दे क्या है, आपका दीर्घ मात्रा लगी है, तो इसीलिए यहाँ आपका दीर्घ वाला चिन्ह लगा है। और लघु वाला मतलब छोटा खा, ये खा बस है, तो इसीलिए यहाँ लघु मात्रा का प्रयोग हुआ है। ता भी क्या है, आपका लघु मात्रा है, तो इसीलिए आपका यहाँ ये इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। का हंस पद या फिर त्रुटि चिन्ह। तो क्या होता है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह? जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि राम कल जाएगा। अब राम कल जाएगा, बीच का आपका दिल्ली छूट गया है, तो इस शब्द को लिखने के लिए आप क्या है, हंस पद का प्रयोग करते हैं, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका हंस पद चिन्ह। तो आपने जब इस चिन्ह के ऊपर आपने शब्द लिख दिया, तो मतलब पूरा हो गया सेंटेंस कि राम कल दिल्ली जाएगा। तो इस प्रकार से हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। जो आपका बराबर आप लिखते हो वही आपका तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। तो किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुलना को दर्शाने के लिए आपका तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अशिक्षित। अब अशिक्षित किसको कहेंगे, जो अनपढ़ रहता है, तो अशिक्षित बराबर अनपढ़। इसी प्रकार से आपका 4 बराबर 8, इसी प्रकार से आ बराबर बा। तो जो आपका ये बराबर वाला चिन्ह है, इसे ही हम तुल्यता सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। मतलब तुलना कर रहे हैं, दो चीज़ों की तुलना करना ही आपका तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी
कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। तो जब भी आप अपना पेपर सॉल्व करते हो तो पेपर के अंत में अगर आप ये समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इससे जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे यह जानकारी होती है कि आपको चिन्हों का बहुत अच्छे से यूज करना आता है। तो जब आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो लेखन है, जो आपका लिखने का तरीका है वो और अच्छे से दिखने लगता है। तो इसीलिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करके हिंदी को लिखें तो और अच्छा होगा। तो समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम जब आप लंबे लेख लिखते हैं, जब आप कोई लेख लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, तब आप अंत में उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीका सूचक चिन्ह। तो ये होता है कुछ इस प्रकार से टीका सूचक चिन्ह और ये होता है पाद बिंदु। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर कोई टॉपिक आपका इसी प्रकार से निकल कर आ रहा हो या फिर आपको उस टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। धन्यवाद।